हेलो साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश पटवारी 2023 की स्पेशल वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं। हम आज की इस वीडियो में 25 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कवर करने वाले हैं और आपको बता दें गाइस, ये वीडियो आपके लिए स्पेशली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल के रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि यहाँ से जो सीधे सीधे क्वेश्चन है वो बन रहे हैं। कल वाला जो एनालिसिस करवाया था हमने, वहां से भी सीधा क्वेश्चन आज वापस से रिपीट हुआ है और उसी से आपका रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? तो इसलिए सभी एनालिसिस को आप देखिए भी सही और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि हमें सपोर्ट भी मिल पाए और आपको भी अच्छे से सपोर्ट मिल पाए। क्लियर है? तो फाइनली गाइस स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की पीडीएफ आपको मिले तो आप टेलीग्राम को, एप्लीकेशन को, दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा हमारी पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, इसको ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा। काफी अच्छा स्पेशल ऑफर इस पर चल रहा है। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है तो आप हमें नंबर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमें सभी देखिए, सभी सब्जेक्ट जो है 8 सब्जेक्ट इसमें आते हैं। बेसिकली ऑटो के पूरा कंप्लीट एनालिसिस आपको कवर करवाएंगे, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। सारी चीजें ए टू जेड आपको पता चलने वाली हैं। हम सबसे पहले जीके को कवर करते हैं, जीके करंट अफेयर को। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये क्वेश्चन आपका बना है। क्वेश्चन आपका ये बन चुका है कि मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। आप सभी का सही जवाब रहेगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश का जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, ये मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम राष्ट्रीय उद्यान है। सिवनी छिंदवाड़ा जिले में ये आता है। दोनों जिलों में ये फैला हुआ है। महाराष्ट्र के किनारे ये स्थित है और मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा पर ये स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसका नाम प्राचीन जो नदी है पेंच, इसके नाम पर रखा गया है। और ये जो उद्यान है, इससे बाहर होकर ये बहती है। तो ये उद्यान से बेसिकली होकर बहती है, इतना आप याद रखिएगा। और इसके बारे में एक और चीज आप याद रखिएगा कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी प्रवाहित होती है। इस उद्यान में पेंच नदी जो है ये आपकी बहती है, जो राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से बहती है। ये पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। और प्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक थे रुडयार्ड किपलिंग, इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी, द जंगल बुक। तो इसको भी जो उल्लेख मिलता है इस राष्ट्रीय उद्यान का, इस बुक में आपको देखने को मिलता है। 1894 की प्रसिद्ध कहानी है ये, द जंगल बुक। तो इसमें भी इसका वर्णन है और इसके लेखक आपके डायरेक्टली सीधे सीधे आपके एग्जाम में बनते रहते हैं। कभी कभी इसका संबंध भी पूछ लिया जाता है कि जंगल बुक का जो संबंध है ये मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान से है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पेंच राष्ट्रीय उद्यान सतपुड़ा रेंज के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है और ये मध्य प्रदेश के सबसे दक्षिणतम हिस्से में आता है। पेंच नदी जो है इस राष्ट्रीय उद्यान को 2 भागों में विभाजित करती है और इसका 1983 में राष्ट्रीय जो उद्यान है ये बेसिकली इसको घोषित किया गया था। सारी चीजें ए टू जेड आप याद रखिएगा, यहीं से आपके लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन बना है, मध्य प्रदेश में किस स्थान पर कुंभ मेला या सिंहस्थ का मेला का आयोजन किया जाता है? आपको हम बता दें, हम टॉप 300 वाली वीडियोस दे चुके हैं आपको, बार बार हम आपको बता रहे हैं। वहीं से सीधे सीधे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ये क्वेश्चन भी वहीं से आया है। इसके अलावा वो पूरे जो सीरीज है, उस पूरी सीरीज से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। सबसे दक्षिणतम आपका अभी तक उसमें हमने कवर नहीं करवाया है आपको। क्लियर है? और भी क्वेश्चंस आगे आते जाएंगे, वो आपको बताते चलेंगे। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर कुंभ या सिंहस्थ का मेला का आयोजन होता है? तो ये उज्जैन में होता है। उज्जैन आप सभी को याद होना चाहिए, सिंहस्थ कुंभ मेले के लिए स्पेशली जाना जाता है। और गाइस, उज्जैन शहर में प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित होने वाला एक हिंदू धार्मिक मेला यह है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला ये है। और इस मेले को हिंदी में सिंहस्थ के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम इस तथ्य से निकाला जाता है इसका कि यह तब आयोजित होता है जब बृहस्पति लियो, यानी हिंदू ज्योतिष में इसको सिंह बोला जाता है, यानी कि बृहस्पति जब सिंह राशि में होता है तब इसका आयोजन बेसिकली होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, यह पारंपरिक रूप से कुंभ मेले के रूप में पहचाने जाने वाले 4 मेलों में से एक है। इसे उज्जैन कुंभ मेला भी कहा जाता है। कुंभ त्योहार जो है हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। ये भारत में 4 पवित्र स्थानों पर आयोजित होते हैं। कहां पर? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। इन सभी के बारे में आप याद रखिएगा। उज्जैन एक पवित्र शहर है और यह शहर मध्य प्रदेश के क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, किसी विधेयक को संसद के सदनों द्वारा अंतिम रूप से पारित कर दिए जाने के बाद इसे किसकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है? यह क्वेश्चन आपका बना है। कल संयुक्त अधिवेशन से क्वेश्चन बना था और आज भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि किसी विधेयक को संसद के दोनों सदन जो होते हैं, संसद के सदनों, उनके द्वारा अंतिम रूप से पारित कर दिए जाने के बाद में इसे किसकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है? तो राष्ट्रपति आपका सही जवाब रहेगा। किसी विधेयक को संसद के सदनों द्वारा अंतिम रूप से पारित कर दिए जाने के बाद इसे राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। और किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद वहां देश का कानून बन जाता है। एक विधेयक को धन विधेयक के बारे में हम थोड़ी सी बता दीजिए। एक विधेयक को धन विधेयक कब कहा जाता है? तो एक विधेयक को धन विधेयक कहा जाता है यदि इसमें केवल कराधान, सरकार द्वारा धन उधार लेने और भारत में समेकित कोष को प्राप्त करने या प्राप्त करने से संबंधित चीजें होती है, उसको धन विधेयक कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन बना है आपसे कि भारत और किस देश की नौसेना के बीच में 13वां द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास नसीम अल बहम 2022 हुआ है? तो ये भारत और ओमान की नौसेना के बीच में हुआ है। 13वां द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास था ये। इसका नाम है नसीम अल बहम 2022।
क्लियर है। तो भारत और ओमान आप याद रखिएगा, आपका ओमान आपको क्लिक आई थिंक आप सभी ने कर लिया होगा। 20 नवंबर 2022 को इसका आयोजन हुआ है, 13वां संस्करण इसका था। दोनों आप याद रखिएगा, ओमान के तट पर इसका शुभारंभ हुआ है। और गाइस ये जो अभ्यास है 2 चरणों में आयोजित किया गया, बंदरगाह चरण और समुद्री चरण 2 चरणों में बेसिकली ये हुआ है। इसका नाम नसीन अल बहा नौसैनिक अभ्यास है। ये जो सैनिक अभ्यास है, नौसैनिक अभ्यास बेसिकली 1993 में शुरू किया गया था और इसका आखिरी संस्करण 2019 में गोवा में आयोजित किया गया था। उसके बाद में ये इसका 13वां संस्करण है जो कि आपका ओमान में हुआ है। क्लियर है। तो भारतीय नौसैनिक के निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट त्रिकंद इसका नाम है और अपतटी गश्ती को पोत का नाम है सुमित्रा। अपने विभिन्न हेलीकॉप्टरों और समुद्री गश्ती विमान डोर्नियर के साथ अभ्यास में भाग इन्होंने लिया है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन बना है पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। 1974 में से हर साल जो है ये 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका आदर्श वाक्य क्या है, सरकारों, व्यवसायों, मशहूर हस्तियों और नागरिकों को एक दबाव वाले पर्यावरणीय मुद्दे पर अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शामिल करना। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस का विषय क्या था, केवल एक पृथ्वी इसका विषय था। ये बार बार आपके एग्जाम में रिपीट होता रहता है क्वेश्चन। और विश्व पर्यावरण दिवस 2022 की थीम की बात करें तो केवल एक पृथ्वी ये है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा कि क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश कौन से राज्य के बाद दूसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। एज इट इज क्वेश्चन कॉपी आपका वही से हुआ है जो हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश कौन से राज्य के बाद में दूसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य बना है, तो ये राजस्थान आपका है। राजस्थान के बाद में दूसरे नंबर पर है। इसके अलावा क्वेश्चन ये एक और फॉर्मेट में बनता है कि मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है, तो दूसरे नंबर का है। क्लियर है। राजस्थान के बाद में क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। कभी कभी आपका ऑप्शन में 3,08,245 वर्ग किलोमीटर भी मिलेगा, क्योंकि दोनों आपको याद रखना है। अगर ऑप्शन में आपको उस हिसाब से चीजें मिले तो उस हिसाब से आपको क्लिक करना है, और ये मिले तो इस हिसाब से आपको थोड़ा सा क्लिक करना है। ऑप्शन से देखकर ही आपका जो क्वेश्चन है वो सोल्व होता है, कई पैटर्न के हिसाब से। अगले बात करें पॉइंट की, तो देखिए मध्य प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा भारतीय राज्य है। मध्य प्रदेश राज्य का कुल क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, और इसकी जो राजधानी है आप सभी को पता है, सबसे बड़ा शहर इंदौर है। 75 मिलियन निवासियों के साथ जनसंख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश 5वां सबसे बड़ा राज्य है। इसके अलावा एक और चीज मैं बता दूं, राजस्थान जो पहले नंबर पर है जनसंख्या के क्षेत्रफल के मामले में, तो क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल आप जान लीजिएगा 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नदी से। मध्य प्रदेश की कोई सी नदी आपसे पूछी गई थी। अब उसके बारे में क्या क्वेश्चन था एग्जैक्ट तो हमें नहीं मिल पाया है, बट टॉपिक पता चल चुका है। आप देख लीजिएगा क्या क्वेश्चन था। बाकी जिन लोगों का एग्जाम था वो आप जरूर से कमेंट करके बताइएगा कि क्या क्वेश्चन आपसे एग्जैक्ट पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए कल वाली शिफ्ट में आपसे क्वेश्चन बना था, इसके पहले भी क्वेश्चन बन चुका है कि कराटा जो एसोसिएशन है, कराटे अकादमी जो है ये कहां पर स्थित है, ये कराटे एसोसिएशन कहां पर स्थित है। इस तरह से क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। अगर आपसे मध्य प्रदेश कराटे एसोसिएशन की पूछा है कि कहां पर है, तो ये आपका जबलपुर में है। और अगर आपसे अकादमी पूछी होगी तो मध्य प्रदेश कराटा जो अकादमी है ये आपके भोपाल में स्थापना हुई है जुलाई 2007 में। तो आज क्वेश्चन बना है मध्य प्रदेश कराटे एसोसिएशन की स्थापना कब हुई है, 1979 में हुई है जबलपुर में। ये क्वेश्चन भी आपका एज इट इज कॉपी वहां से आया है, जो कि ऑलरेडी आपको हम सारी चीजें बता चुके हैं। वहीं से क्वेश्चंस लगातार आपके आ रहे हैं। डिटेल कवर करें, देखिए मार्शल आर्ट, कुश्ती, जूडो और कराटे ये जो अकादमियां हैं ये भोपाल में है। 2007 में इनको स्थापित किया गया है। मध्य प्रदेश कराटे एसोसिएशन की जो स्थापना है ये 1979 में केवल 3 सदस्यों लेफ्टिनेंट सेंसई दीपक सिंह ठाकुर इनका पूरा नाम है और एस सैयद खान गुरजीत सिंह गुर्जा के साथ हुई है। और अक्टूबर 1979 में पहली मध्य प्रदेश राज्य चैंपियनशिप रायपुर में आयोजित की गई। उसी महीने मध्य प्रदेश कराटे एसोसिएशन को ऑल इंडिया कराटे डू फेडरेशन से संबद्धता मिली और पहली बार मध्य प्रदेश कराटे एसोसिएशन ने अक्टूबर 1980 में तीसरी AIKF नेशनल कराटे डू चैंपियनशिप में भाग लिया। डिटेल है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि हट्टा महल किस शैली में बना हुआ है। हट्टा महल जो बना हुआ है ये किस शैली में बना हुआ है। ऑप्शन है आपके गोंड, राजपूत, मुगल और मराठा। आपका सही जवाब रहेगा मराठा शैली। सही जवाब मराठा शैली रहेगा। हट्टा जो महल है ये मराठा शैली में बना हुआ है। कहां पर आता है, तो दमोह जिले में आता है। हट्टा का किला एक प्राचीन किला ये है जिसको दमोह के किले के नाम से भी जाना जाता है। तो हट्टा का किला दमोह जिले की हट्टा तहसील में आता है और हट्टा के किले को रंग महल या फिर दमोह के किले के नाम से जाना जाता है। इसको रंग महल हट्टा महल भी बोला जाता है। इसके अलावा इसको रंग महल हट्टा भी बोला जाता है। तो आप नाम याद रखिएगा इसके सारे जितने भी आपके बन रहे हैं यहाँ से, क्योंकि कोई भी आपको नाम दिया जा सकता है। अगर आपको नहीं पता होगा तो आपको उस क्वेश्चन को गलत कर देंगे। रंग महल हट्टा इसको बोला जाता है। दमोह जिले में 1804 में निर्मित है। 1804 में ये बना है। क्वेश्चन आप नोट डाउन करिएगा। और एक स्मारक है ये मराठा शैली का। क्लियर है, तो याद रखिएगा ये क्या पूछा था आपसे, मराठा हट्टा जो महल है ये किस शैली में बना हुआ है। तो मराठा शैली आपको याद रखना है, उदाहरण है। और ये आप खंडर अवस्था में देखने को मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कल वाली शिफ्ट में, ये क्वेश्चन हमने आपको करवा दिया था, ये क्वेश्चन वापस से पूछा गया है और इस बार इसमें थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिले। हमने पूरी डिटेल बताई थी कि इनको 2020 में मिला है और वही पॉइंट फाइनली यहाँ पर आ चुका है। डॉक्टर लीला जोशी को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया है? सही जवाब रहेगा 2020 में। कॉपी हुआ है पूरा, कल ही हमने करवाया था। ये तो कोई आई थिंक आप सभी ने, आई थिंक जिन लोगों ने भी पूरा एनालिसिस देखा था डिटेल के साथ में, जो लोग देखते हैं वो 110% मैं कह सकता हूं कि इसको सही करके आए होंगे। आप में से कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन लोग इसको सही करके आए हैं। क्लियर है? तो 2020 में मिला है, इसीलिए हम डिटेल्ड एनालिसिस आपको देते हैं ताकि आपका एक पॉइंट भी बाहर एग्जाम में ना जाए। लीला जो जोशी है, इनका संबंध मध्य प्रदेश के रतलाम से है, तो ये रतलाम भी याद रखिएगा, हो सकता है अगली शिफ्ट में आपसे यही बन जाए। और इनको चिकित्सा के क्षेत्र में और दवा के क्षेत्र में जो भी आपको ऑप्शंस मिले उसके लिए इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया है 2020 में। तो पुरस्कार अगला पूछे जा सकता है कि किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री, तो ये भी आप थोड़ा सा क्लियर रखिएगा। आदिवासी महिलाओं के बीच में अपने सामाजिक कार्यों के लिए बेसिकली ये जानी जाती हैं और आदिवासी महिलाओं और लड़कियों को उनकी मुफ्त शिक्षा चिकित्सा सेवा के लिए 82 वर्ष की आयु में, क्लियर है, इनको 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और गाइस इसके अलावा मृत्यु दर और एनीमिया से बचाने के उद्देश्य से चिकित्सा सेवा प्रदान ये कर रही है और उनकी सेवा के लिए मालवा क्षेत्र की मदर टेरेसा के नाम से इनको जाना जाता है। लीला जोशी वर्ष 1997 से रतलाम के आदिवासी अंचलों में एनीमिया के लिए अवेयरनेस कैंपेन चलाकर महिलाओं और किशोरियों को मुफ्त इलाज कर रही हैं। तो सारी डिटेल आप याद रखिएगा क्योंकि ये पूरी डिटेल है, यही से क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2006-7 के तहत बेस्ट मेंटेन टूरिज्म फ्रेंडली नेशनल पार्क के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही जवाब रहेगा पेंच राष्ट्रीय उद्यान, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मध्य प्रदेश का पेंच राष्ट्रीय उद्यान है जिसको राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार 2006-7 के तहत बेस्ट मेंटेन टूरिस्ट फ्रेंडली नेशनल पार्क का अवार्ड मिला है, तो याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश में पेंच जो राष्ट्रीय उद्यान है ये सिवनी छिंदवाड़ा जिले में देखने को मिलता है। प्राचीन अगर बात करें, देखिए प्राचीन नदी पेंच के नाम से इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम इसी का नाम पर रखा गया है। तो ये जो पेंच नदी है इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर जाती है। अभी हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कवर करवाया है इसके बारे में सब सारे कंप्लीट डिटेल, तो आप याद रखिएगा। इस पार्क का जो उल्लेख है, ये जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है 1894 की प्रसिद्ध पुस्तक है जंगल बुक, ये तो हमने आपको कवर करवा ही दिया है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है पेंच राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र की समृद्धि का जो उल्लेख मिलता है ये 16वीं सदी में मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के समय लिखित आईने ए अकबरी में भी किया गया है। पॉइंट ये सबसे ज्यादा जरूरी है आपका। और आपको मैं बता दूं गाइस, अभी एक महीने एग्जाम चलने वाली है, ये क्वेश्चन आपका 110% बनने वाला है क्योंकि ये आपका एमपी की कांस्टेबल की एग्जाम में भी क्वेश्चन बनाए हैं जहां से सीधे सीधे क्वेश्चंस कॉपी हो रहे हैं। उसमें भी पूछा गया है कि बताइए मध्य प्रदेश आईने ए अखबारी में मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान का उल्लेख मिलता है। इस तरह से क्वेश्चन आपका कांस्टेबल में पूछा गया है, तो आप अच्छे से इनको नोट डाउन करके रखिएगा। भारत सरकार के पर्यटन विभाग ने वर्ष 1991 और 2001 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को भारत के सबसे अनुकूल पर्यटन राष्ट्रीय उद्यान के रूप में सम्मानित किया है। ये कुछ अवार्ड है जो अलग अलग राष्ट्रीय उद्यान को मिला है, उनकी हमने 2-3 डाल दिए हैं जो कि आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 2010 में TOFT वन्यजीव पर्यटन पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा भारत के पर्यटन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2007 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को भारत के सर्वश्रेष्ठ रखरखाव वाले राष्ट्रीय उद्यान के रूप में उत्कृष्टता पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन बना है गाइस, और ये भी आपका पूरा का पूरा कॉपी होकर आया है वहीं से, क्लियर है। तो शिशुपाल ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में शासन किया? ये क्वेश्चन है आपका। निम्न में से किस शहर पर कहा जाता है कि कभी महाभारत काल में शिशुपाल का शासन किया था? तो आपका सही जवाब यहाँ से चंदेरी रहेगा। चंदेरी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस शहर पर कहा जाता है कि कभी महाभारत काल के शिशुपाल का शासन था? तो चंदेरी में था। ये क्वेश्चन आपका एज इट इज कॉपी हुआ है, हमने आपको करवाया है, आप वीडियो जाकर देखिएगा, पूरा आपको पता चल पाएगा। देखिए शिशुपाल महाभारत काल में चंदेरी के राजा थे और एक पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल में राजा शिशुपाल द्वारा जो चंदेरी है इसकी स्थापना की गई थी। उन्हें चेदी नरेश के नाम से भी जाना जाता था। इसके अलावा उनकी राजधानी कहाँ थी? तो बूढ़ी चंदेरी उनकी राजधानी हुआ करती थी। बौद्ध साहित्य में भी चेदी साम्राज्य का उल्लेख 16 महाजनपदों में से एक के रूप में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सा एक्ट पास किया गया? अभी हाल ही में कुछ इस तरह से या फिर पहले किया गया, इस तरह से क्वेश्चन मिला है। एग्जैक्ट पूरा क्वेश्चन हमें नहीं मिल पाया है, इसलिए थोड़ी सी यहाँ पर जो चीजें हैं वो आपको एग्जैक्ट नहीं दे पा रहे, बट कोशिश कर रहे हैं कि आपको जो भी चीजें दे वो बिल्कुल ऑथेंटिक दे और आपको 110% जो क्वेश्चन बन रहे उसी तरह की चीजें आपको प्रोवाइड की जाए। तो गाइस यहाँ पर ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन बनाए कि वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कौन सा एक्ट पास किया गया? वायु प्रदूषण को रोकने के लिए वायु प्रदूषण की रोकथाम नियंत्रण अधिनियम बना है, वायु प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम 1981, ये आई थिंक यही पूछा गया था। तो ये बेसिकली ये एक्ट बना है, एक अधिनियम बना है। और जून 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए लिए गए निर्णयों को निष्पादित करने के लिए संसद ने देशव्यापी वायु जो अधिनियम है ये बेसिकली बनाया है।
और इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है ये भी आप याद रखिएगा। देश में वायु की गुणवत्ता में सुधार करना, वायु प्रदूषण को रोकना और नियंत्रण करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये देख लीजिएगा, 16 मई 1981 को अधिनियमित किया गया और भारत में वायु प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और उपशमन के लिए 1987 में संशोधन भी किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, डुमना एयरपोर्ट कहां पर स्थित है? ये भी आपका कांस्टेबल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कॉपी है पूरा का पूरा क्वेश्चन। डुमना एयरपोर्ट जबलपुर में, काफी बार हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं चीजें, जबलपुर में आपका देखने को मिलता है। जबलपुर हवाई अड्डा भी इसको कहा जाता है। इंदौर विमान क्षेत्र और भोपाल विमान क्षेत्र के बाद में मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे व्यस्ततम हवाई अड्डा यह है। इस हवाई अड्डे का निर्माण ब्रिटिश काल के दौरान किया गया था। इंदौर में देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपको देखने को मिलता है। इसी तरह भोपाल में राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, पुनासा मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पुनासा वही है गाइस जहां पर इंदिरा सागर परियोजना बेसिकली इसके लिए जाना जाता है। तो याद रखिएगा, खंडवा जिले में है ये, खंडवा जिले में मध्य प्रदेश के, और मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में पुनासा गांव से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा नदी पर एक बांध बनाया गया है, इंदिरा सागर परियोजना, बेसिकली इसको आईएसपी बोला जाता है। तो यही इसको ही पुनासा बांध के नाम से जाना जाता है। तो आई थिंक आपको पहले से चीजें रिकॉल होंगी और काफी सारे लोगों ने इसका क्लिक कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन बना है, कल्याण सिंह को पद्म विभूषण से किस क्षेत्र में मिला है? यानी कल्याण सिंह को पद्म विभूषण मिला है, किस क्षेत्र में मिला है? पब्लिक अफेयर्स में इनको दिया गया है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री है और बीजेपी के दिग्गज नेता थे कल्याण सिंह। मरणोपरांत पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया है। 28 मार्च 2022 को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कल्याण सिंह को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया है और ये जो सम्मान है उनके पुत्र राजवीर सिंह ने राष्ट्रपति के हाथों ग्रहण किया है। अगला क्वेश्चन बना है, सेल की स्थापना कब हुई थी? सेल की स्थापना हुई थी 1954 में, 1954 को। सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना 1954 में हुई थी और यह एक गैर स्वामित्व की वाली स्टील उत्पादक कंपनी है। बेसिकली यहाँ एक आपको याद रखना है थोड़ा सा और कि इस्पात मंत्रालय के तत्वाधान में ये आती है सेल, और इसका मुख्यालय भारत के नई दिल्ली में देखने को मिलता है। सेल वर्तमान में भिलाई, बोकारो, बर्नपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, ये जो 5 इस्पात संयंत्र है इनका मालिक है और उनका संचालन बेसिकली सेल के द्वारा ही किया जाता है। तो इन तीनों की चारों के 5 के बारे में याद रखिएगा, भिलाई, बोकारो, बर्नपुर, दुर्गापुर और राउरकेला। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते रहते हैं। और ये दुर्गापुर, सेलम, भद्रावती में 3 विशेष इस्पात संयंत्र भी संचालित करता है सेल। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक लौह मिश्र धातु निर्माण इकाई भी इसने स्थापित की है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट लेवल का क्वेश्चन और करंट अफेयर का ताजा क्वेश्चन है आपका। ये क्या है क्वेश्चन आपका? सांग्री ला वार्ता, जिसको सांग्री ला डायलॉग बोला जाता है, कितने साल बाद वापस आयोजित हुआ है? तो सांग्री ला डायलॉग बेसिकली इसको कहा जाता है, ये 2 साल बाद वापस आयोजित हुआ है। कहां पर? सिंगापुर में हुआ है। 19वीं सांग्री ला वार्ता 2 साल बाद सिंगापुर में 10 जून से 12 जून 2022 तक सिंगापुर में आयोजित की गई। कोविड-19 की जो महामारी थी इसके कारण एशिया का यह प्रमुख सुरक्षा शिखर सम्मेलन है बेसिकली बंद कर दिया गया था और 2 साल बाद वापस से इसको शुरू किया गया है। यह इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज द्वारा आयोजित किया जाता है और 40 से अधिक देशों के लगभग 500 जो प्रतिनिधि है इसने इस शिखर सम्मेलन में शिरकत की थी। अगला क्वेश्चन बना है, भारत में उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो भारत में जो उपजाऊ मिट्टी है ये जलोढ़ मिट्टी है। मुख्य रूप से सिंधु और गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा जमा गाद के कारण ये बनती है जलोढ़ मिट्टी, और तटीय क्षेत्रों में कुछ जलोढ़ निक्षेप तरंग क्रिया के कारण ये बनते हैं। तो याद रखिएगा, इस मिट्टी के निर्माण में मूल जो सामग्री होती है ये हिमालय की चट्टानें पाई जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, भारत में कंपनी अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारत में कंपनी अधिनियम पारित किया गया वर्ष 2013 में और भारत के राष्ट्रपति ने अपनी जो स्वीकृति प्रदान की है इस कंपनी अधिनियम को, तो ये उन्होंने 29/8/2013 को अपनी स्वीकृति प्रदान की है। यह कंपनी अधिनियम से अगर हम बात करें, कंपनियों से संबंधित कानून को मजबूत करना और संशोधित करने का काम करता है कंपनी अधिनियम। इसके अंतर्गत यही चीजें हैं। तो गाइस यहाँ पर हमने जीके के क्वेश्चंस कवर करवा दिए हैं आपको, और हमारी कुछ टेस्ट सीरीज है ऑनलाइन पटवारी के साथ साथ एमपी फॉरेस्ट गार्ड, जेल प्रहरी, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर की, एमपीपीएससी की। इसके अलावा ये हमारी ईबुक है 2023 के स्पेशल एमपी करंट अफेयर की, ये 2022 की। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डली, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कंप्लीट डिटेल इनके बारे में आप ले सकते हैं। अब हम साइंस के बारे में कवर कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया मीथेन से संबंधित क्वेश्चन था आपका। इसके अलावा अगला क्वेश्चन बना है, जीनोटाइप किससे कहते हैं? जीनोटाइप किसे कहते हैं? किसी जीव या प्राणी की जीनी संरचना या उस जीव का जीव प्रारूप या जीनोटाइप कहलाता है। क्लियर है? तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे। कोशिकाओं से रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, इस तरह से भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अपशिष्ट पदार्थ से क्वेश्चन आपके बने हैं। दूरी का एसआई मात्रक पूछा है, मीटर होता है। बल का एसआई मात्रक किसका मात्रक है, तो न्यूटन का होता है। इस तरह से आपके लगातार क्वेश्चन बने। खगोलीय इकाई किसके लिए मापी जाती है? देखिए प्रकाश जो वर्ष की लंबाई जो होती है, बेसिकली प्रकाश वर्ष लंबाई की एक इकाई होती है जिसका उपयोग खगोलीय दूरियों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सी गैस होती है, इस तरह से रिक्त स्थान में दे रखा था आपका और एग्जैक्ट गैस का नाम पता नहीं चल पाया है।
रक्त से रिलेटेड क्वेश्चंस बन रहे हैं, मानव शरीर से आपके क्वेश्चंस लगातार आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है एक टोर कितने पास्कल के बराबर होता है, तो ये 133 पास्कल के बराबर होता है एक टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन एल्यूमिनियम से बना है, पृथ्वी के सबसे ऊपरी वाली लेयर में कौन सी परत पाई जाती है, इस तरह से भी क्वेश्चंस बना है आपका। प्रकाश वर्ष किसका एसआई मात्रक है, तो ये खगोलीय दूरी का होता है। क्लियर है, तो इस तरह से आपके साइंस में लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं। बात करें कंप्यूटर की, कंप्यूटर में HTML आपका पूछा गया है, ये पहले भी पूछा जा चुका है, वापस से रिपीट हुआ है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसको बोला जाता है। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये क्वेश्चन आपका बना है। इसके अलावा IBM ये है 1401 यानी 1401 IBM क्या है ये, तो यह द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। MS वर्ड से क्वेश्चंस बने हैं गाइस, MS एक्सेल से आज सबसे ज्यादा 7 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। शॉर्टकट की से लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। कंप्यूटर को इनपुट किस रूप में मिलता है, तो कंप्यूटर को जो इनपुट मिलता है, देखिए इनपुट वहां डेटा होता है जो कंप्यूटर द्वारा दर्ज या प्राप्त किया जाता है। इनमें से कीबोर्ड पर कुंजी दबाने वाला उपयोगकर्ता, स्क्रीन पर कुछ चुनने के लिए माउस क्लिक करना या टच पैड टैप करना शामिल हो सकता है। इन सभी तरीकों होते हैं जिनसे कंप्यूटर को इनपुट प्राप्त होता है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से क्वेश्चन बने हैं, मेमोरी से क्वेश्चन पूछे गए, पावर पॉइंट से क्वेश्चन आए हैं आपके। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिले हैं। IBM वाला हमने आपको बता दिया है। कीबोर्ड के द्वारा कौन सा इनपुट दिया जाता है, कीबोर्ड के द्वारा टेक्स्ट, नंबर या सिंबल, इस तरह के जो इनपुट आते हैं ये कंप्यूटर को दिए जाते हैं। इसके अलावा FOSS का पूरा नाम आपसे पूछा है, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ये होते हैं, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। बात करें अब हम हिंदी में, गाइस हिंदी में भी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। पहला क्वेश्चन बना है और आज छंद से काफी ज्यादा 4 क्वेश्चन देखने को मिले, 4 से 5 क्वेश्चन याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन बना है मात्रिक छंद में कितनी मात्राएं होती है, तो प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। हरि गीतिका जो संछंद होता है इसमें कितनी मात्राएं होती है, तो इसके प्रत्येक चरण में 16 व 12 के विराम से 28 जो मात्राएं ये बेसिकली होती है। विभाव कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, विभाव, आलंबन और उद्दीपन इनको बोला जाता है। पर्यायवाची शब्द से क्वेश्चन बने हैं आपके छंद से, जैसा कि बताई दिया है। विलोम शब्द से भी क्वेश्चन आए हैं, अभिप्रेरण से, कर्मवाची, भाववाची और इसके अलावा कारक से क्वेश्चन बने हैं। लोकोक्तियां, मुहावरे पूछे गए हैं आपके। देशज विदेशज शब्द आपके आए हैं और आदत का विलोम पूछा था, क्या होता है अनादत, आपको आई थिंक ऑप्शन में दे रखा होगा या फिर प्रदत्त, दोनों में से एक आपको दे रखा होगा। ये दोनों इसकी विलोम माने जाते हैं। क्लियर है। अब हम मैनेजमेंट की बात करें, अधिनियम से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, नियोजन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। CPM किससे संबंधित होता है, ये क्वेश्चन बना है, तो मार्केटिंग से होता है। अगर आपको प्रबंधन करना है तो क्या करना चाहिए, इस तरह से क्वेश्चन बनाए। प्रबंधन के जनक कौन है, तो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर माने जाते हैं। विपणन प्रबंधन से क्वेश्चंस बने हैं। परिभाषाओं से क्वेश्चंस पूछे गए। समन्वय संगठन से क्वेश्चन आपके लगातार बन रहे। उपभोक्ता से, ये कुछ चुनिंदा टॉपिक है गाइस जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनने हैं और वहीं से रेगुलर आपके जो क्वेश्चंस है लगातार बनते रहेंगे। प्रबंध प्रणाली, इकोनॉमिक प्रबंध से रिलेटेड कंपनी एक्ट आपसे 1956 वाला आया था। इंग्लिश में बात करें, एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चंस आ रहे हैं, वोकैबुलरी से क्वेश्चंस आ रहे हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आपकी आ रही है, फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चंस बन रहे हैं, सेंटेंस करेक्शन से, एंटोनियम से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं और सिनोनियम से भी आपके क्वेश्चंस लगातार बन रहे हैं और मिस स्पेल्ड भी आपका पूछा जा रहा है। संख्या पद्धति, मैथ्स की बात करें, संख्या पद्धति से क्वेश्चंस आ रहे हैं। अनुपात, समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से। इसके अलावा SI CI से क्वेश्चंस बन रहे हैं। ज्योमेट्री से भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। वर्क एंड डिस्टेंस से क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस से। इसके अलावा पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। समय चाल, दूरी से लगातार क्वेश्चंस बन रहे हैं। क्षेत्रमिति, 2D 3D से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। बोर्ड मास से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं। इसके अलावा प्रायिकता से क्वेश्चंस बन रहे हैं। लाभ हानि से क्वेश्चंस बन रहे हैं। सरलीकरण से लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। प्रतिशत से क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। आयु से आ रहे हैं। इसके अलावा औसत से भी क्वेश्चंस आपके पूछे जा रहे हैं। तो ये सभी टॉपिक, प्रतिशत, सरलीकरण, आयु, लाभ हानि वगैरह सारे आप अच्छे से कवर करिएगा। यहाँ से आपके एग्जाम में रेगुलर क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं। रीजनिंग में बात करें, कथन निष्कर्ष आपका डेली आ रहा है। दर्पण वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। पांचे वाले भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऑर्डर रैंकिंग वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं। मिसिंग नंबर वाले आ रहे हैं। वेन डायग्राम से आ रहे हैं क्वेश्चन आपके। रक्त संबंध से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। अवकृति वाले क्वेश्चंस भी आपके देखने को मिल रहे हैं। सिलोजिज्म से क्वेश्चंस आ रहे हैं। दिशा निर्देशन, कोडिंग, डिकोडिंग, क्रम व्यवस्था, ये सारे टॉपिक आपके लगातार पूछे जा रहे हैं। इन सभी का आपको अच्छे से कवर करना है क्योंकि एग्जाम से पहले। क्लियर है। तो आई थिंक आपको पूरा कंप्लीट एनालिसिस मिल चुका है और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना इसको बिल्कुल ना भूलें क्योंकि शेयर करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से अच्छे वीडियोस आपके लिए आने की पूरी कोशिश करेंगे। क्लियर है। वीडियो को लाइक करें और पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी आप दबा दें जिससे जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। हमारे पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है जिस पर काफी अच्छा स्पेशल ऑफर चल रहा है। एमपी की नंबर 1 टेस्ट सीरीज है। इसमें इतना ज्यादा कंटेंट मिल जाएगा कि आप बड़ी आसानी से जो भी टॉपिक के आपके लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं उनके बड़ी आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जेल प्रहरी, फॉरेस्ट गार्ड, एमपी सब इंस्पेक्टर सभी की डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। आप विजिट करिएगा और वहां से आप इसको डेमो चेकआउट कर सकते हैं। देखिए इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये कुछ स्टेप है जिसके माध्यम से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।